हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवालिक एजुरा में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप कहीं और से इसे डाउनलोड वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल का नाम शिवालिक एजुरा सर्च कर लीजिए। आप मेरे नाम शिव खत्री से भी यूट्यूब पर हमें सर्च कर सकते हैं। शिव खत्री सर आपको सर्च करना है और आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं सीटेट 2020 की तैयारी के लिए संस्कृत का अपना पहला वीडियो। और संस्कृत हम बिल्कुल बेस से बिल्कुल आधार से शुरू करेंगे क्योंकि बिना आधार की तो मंजिल भी गिर जाती है। तो सीटेट में संस्कृत में अच्छे नंबर कवर करने के लिए बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। और बेस सबसे पहले संपूर्ण व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माहेश्वर सूत्रों से हुई है। तो पूरा का पूरा व्याकरण जो है संस्कृत का वो सब माहेश्वर सूत्रों पर टिका हुआ है। माहेश्वर सूत्रों से ही आगे सब कुछ व्याकरण में चला है। तो हम इसका थोड़ा सा पहले इतिहास जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उससे ही पहले हम थोड़ा अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हम आपको आगे क्या कराने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं और क्या क्या हमारे टॉपिक हैं जो हमें संस्कृत में सीटेट में हमें पढ़ने हैं। तो ये कुछ थोड़े से ही टॉपिक हैं, 13-14 के करीब। तो आप देख लीजिए एक बार। तो प्रत्याहार सूत्र जो हम आपको आज ही कराने वाले हैं, वर्णमाला और उनका उच्चार स्थान, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विलोम शब्द, शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति, संख्याएं, पर्यायवाची शब्द, सामान्य साहित्य और अधिगम सामग्री। सामान्य साहित्य मतलब जैसे कुछ हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं या ऐतिहासिक पुस्तकें जिन्हें हम बोल सकते हैं, जैसे महाभारत है या रामायण रामचरितमानस है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, या और भी कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है। तो उसमें थोड़ा सा उनके बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज। और अधिगम सामग्री मतलब जो संस्कृत शिक्षण में हमारे टीएलएम वगैरह होते हैं वो सब। तो ये थोड़ा सा सिलेबस है संस्कृत का। और इस थोड़े से सिलेबस से ही पूरे के पूरे 15 नंबर आते हैं। और इसके अलावा 15 नंबर की क्या होती है? पेडागोजी होती है। और जो 15 नंबर की है व्याकरण और पेडागोजी दोनों हैं, इनमें से मिक्स होकर क्या होता है कि 15 नंबर का सीटेट में एक पैसेज आता है, उसमें इन दोनों के क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। और 15 नंबर के पेडागोजी के और व्याकरण के क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं। मतलब 30 नंबर की संस्कृत में से अगर आप इन टॉपिक्स को सभी को पढ़ लें तो 27 से 28 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं बिल्कुल, अगर आपने इन्हें पूरे ठीक तरीके से पढ़ लिया। तो हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के जगह जगह से बेहतरीन मटेरियल लेकर आए हैं। सिर्फ बेहतरीन मटेरियल का होना ही जरूरी नहीं है, उसे अच्छी तरह से समझना भी जरूरी है, जो कि हमारा काम है। तो हम सबसे पहले अपना संस्कृत का टॉपिक शुरू करते हैं। तो संस्कृत का इतिहास या संस्कृत का आधार जो है वो माहेश्वर सूत्र है। और माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हमें थोड़ा पता होना जरूरी है। तो क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की है या संस्कृत का जो व्याकरण है वो किसने दिया है। तो संस्कृत वर्णमाला अक्षरों की उत्पत्ति उत्पत्ति जो हुई है वो शिव के डमरू से हुई है। तो इसकी जो कहानी है वो कुछ ऐसे है कि हमारे एक महान ऋषि हुए हैं पाणिनि। और जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं कि 2004 में भारत सरकार ने उनके लिए 500 का एक डाक टिकट जो होता है पोस्ट टिकट, वो भी भारत सरकार ने लॉन्च किया। तो यहाँ से आपको एक जीके का क्वेश्चन भी आपका पक्का हो जाता है कि पाणिनि के लिए भारत सरकार ने कितने का डाक टिकट लॉन्च किया और कहाँ कौन से सन में किया। तो ये पाणिनि जी को आप देख पा रहे हैं, यही हैं जिन्होंने हमारे संस्कृत के व्याकरण को लिखा है। तो पाणिनि जी ने महादेव की, शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ की बहुत कड़ी तपस्या की। और काफी दिन कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो जब भोलेनाथ प्रकट हुए तो अब सीधी सी बात है, तपस्या करेगा कोई और वो प्रकट हो रहा है तो मतलब प्रसन्न होके वो होगा। और जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो उन्होंने अपना डमरू 14 बार बजाया। अब वो जैसे कि डमट 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 निनाद पट्ट पावकम चकार चंड तांडवम तनोतनी शिवम, मतलब मुझे पूरा याद नहीं है वो। तो उन्होंने 14 उनके डमरू से जो साउंड निकले वो 14 साउंड निकले, जिन्हें पाणिनि जी ने एक बार सुना और उन्हें एकदम ना अपने धारण कर लिया। और फिर उन्होंने उसी उन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर पूरा व्याकरण लिख डाला। तो जो ये जो सूत्र हैं इन्हीं पर हमारे संधि, समास, प्रत्याहार सभी में इन्हीं सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और सभी इन्हीं सब कुछ इन्हीं पर टिका हुआ है। तो इन सूत्रों की संख्या कितनी है? इन सूत्रों की संख्या 14 है। इसमें आप देख भी पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12
13, 14। तो यहाँ पर इसमें सारे सूत्र लिखे हुए भी हैं। तो डमरू के बजाने शिव जी के डमरू से आपको हमने इसलिए यही फोटो इसलिए लगाया है ताकि आपको याद रहे कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सीधा सीधा सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो माहेश्वर सूत्र है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कहाँ से हुई है? शिव के डमरू से। शिव ने डमरू क्यों बजाया? पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर। व्याकरण किसने लिखा है? पाणिनि ने। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। तो आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो हमने आपको इसी 1 मिनट में तैयार करा दिए हैं। दोबारा से एक बार सुनिए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। एक क्वेश्चन किसने लिखे हैं? पाणिनि ने। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भोलेनाथ के डमरू से, शिव जी के डमरू से। तो 3 ये। और व्याकरण संस्कृत का किसने लिखा है? पाणिनि ने। तो संस्कृत की 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से पक्के होगा, और इन 4 में से ये चारों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट में कई बार आ भी चुके हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है जो निम्नलिखित है। तो ये हमने शब्द, इन माहेश्वर सूत्रों को हमने एक शब्द के रूप में बना दिया है ताकि आपको इनमें याद करने में आसानी रहे। वरना ये कुछ ऐसे लिखे हुए हैं कि ए, ई, उ, उणे, ये अलग अलग हैं, अलग अलग कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। लेकिन हमने इन्हें याद करने के लिए, जिससे याद करने में आसानी रहे, इसलिए हमने इन्हें थोड़ा शब्दों का रूप दे दिया है ताकि इनको जल्दी से आप याद कर पाए। तो आपको इन्हें मेरे साथ साथ आप पहले एक बार देख लीजिए क्या क्या है। ए यू उणे, यानी ए ई उ णे, री ली के, ए उड़े अंगे, ए ओ चे, है ये वे रे टे, लेणे, ये मेणे यम गंगनम, झे भे ये, घेड़े दे शे, जे बे गेड़े दे शे, खे फे छे, ठे ते चे, चे टे ते वे, कै पे ये, शे रे हल, हेले हल। तो ये कितने हो गए? 14 हैं। तो इन 14 को आपको शब्दों के रूप में याद करना है। तो मेरे साथ बोलेंगे और मैं आपको एक बार में इनको अभी कम से कम इनमें से 14 में से 7 तो यानी कि आधे तो मैं इनको आपको अभी के अभी ही याद करवा दूंगा। आपको बोलना आई उण, रिलिक, एओड, एओच, हयावरट, रण। तो 6 तो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अयुण, रिलक, एओड, एओच, हयावरट, रण। तो आप इनमें से 6 तो आपको याद ही हो गए होंगे, और अगर आप इन्हें 3-4 बार और रिपीट करेंगे तो आपको इनका क्रम भी पता लग जाएगा कि क्रम से। तो क्योंकि इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्रम से इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल ये एकदम से क्रम में ही होने चाहिए। तो एक बार फिर से कर लेंगे। आप इसको 3-4 बार अगर रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें शब्दों का रूप देकर इन्हें और आसान कर दिया है। तो यम गन्नम, झब्य, घड़दश, जब गड़दश, खफ छठ तय चटतव, कप्य, शर और हल। अब मैं आपको इसकी एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो आपको कुछ बातें इनसे और याद रखनी है कि पाणिनि जी ने इनका विभाजन 2 उसमें किया है, कि यानी कि कुछ आपको पता ही है कि हिंदी में क्या क्या होते हैं, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, यही सब है। तो इसमें कितने स्वर हैं? इसमें 9 स्वर और 33 व्यंजन है। तो आपको याद रखना है संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर 33 व्यंजन है। 9 स्वर और 33 व्यंजन आपको याद रखना है। और आपको एक बार फिर से बोलेंगे, इयं गन्नम, झब्य, गड़दश, जब गड़दश, खप छठ थ चटतव, कप्य, श और हल। तो जो अच है वो स्वर है और जो हल है वो व्यंजन है। ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। पहले देखेंगे कि हम इन्हें बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए स्वर आते हैं, ए ई उ री ली ए ओ। तो क्या आ गए? सबसे पहले स्वर आएंगे। तो आपको स्वर पहले याद भी होंगे, जो स्टार्टिंग में हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वही इसमें है। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि ये वर्ण में ऋण कै और ऋण एच लगा दिए। आपको इनका क्रम याद है। अगर आप इनका एक बार क्रम याद कर लें तो आपको इन्हें याद करने में और भी आसानी रहेगी। आपको याद करना है कि सबसे पहले आते हैं इसमें स्वर। फिर इसमें देखिए ये, यहां पर देखिए ये वे रे ले, ये वे रे ले क्या है? हमारे अंतस्थ हैं, अंतस्थ व्यंजन है। तो स्वर के बाद में क्या आते हैं? अंतस्थ आते हैं। इसके बाद में इनका एक क्रम चल जाता है। तो आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़े होंगे व्यंजनों के वर्ग होते हैं। वर्ग कौन से होते हैं? वो कै चे टे ते पे 5 वर्ग होते हैं। और उन 5 वर्गों के जो अंतिम 5 वर्ण होते हैं वो आ जाते हैं फिर 7वें। आपको याद रखना है कि जो अंतिम वर्गों के अंतिम 5 वर्ण हैं वो किस में आएंगे? 7वें
माहेश्वर सूत्र में। तो इयम गणनम, इयम गणनम। फिर उसके बाद जो है पांच के हम ऐसे चलेंगे 5 4 3 2 1, उल्टा चलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसे हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने वैज्ञानिक रूप से सीधा कर दिया है 1 2 3 4 5 के क्रम में, और जो माहेश्वर सूत्र है वो 5 4 3 2 1 के क्रम में चलते हैं। तो ये पांचों वहाँ जो स्थान पर वर्ण आते हैं वो आ गए। अब उसके बाद झ भय घ ड ध, ये हमारे वर्गों में चौथे स्थान पर आते हैं। तो ज ब ग ड द ये हमारे तीसरे स्थान पर। और ख फ छ ठ थ, थ तक आपको देखना है, थ तक। तो थ तक कहाँ किस में आ जाएंगे, थ तक हमारे आ जाएंगे दूसरे वाले जो वर्गों में दूसरे स्थान पर होते हैं वो आ जाएंगे 11वें में। और क प ये क प, और जो बाकी इसमें जो च ट त और क प ये बचते हैं, ये हमारे हैं वर्गों के पहले स्थान पर। और इसके बाद आ जाते हैं स और है, ये क्या है हमारे, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो आप इन्हें क्रम से याद रखते हैं कि पहले स्वर आएंगे, फिर अंतस्थ व्यंजन आएंगे, फिर वर्गों के 5 4 3 2 1 के रूप में चलेंगे, और उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद ऊष्म व्यंजन आएंगे। इस तरीके से आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। और आप इसके लिए हम चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और अगर आप इनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 बार में आप इनको बिल्कुल पक्का क्रम से याद कर सकते हैं। जिंदगी में आप इन्हें फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए अब इसके बाद आ जाता है प्रत्याहार। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। अभी अगर आप लाइव देख रहे हैं तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिए। तो इसके बाद आ जाते हैं प्रत्याहार। और प्रत्याहारों की कुल संख्या, सीधा क्वेश्चन है कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो प्रत्याहारों की कुल संख्या होती है 42। एग्जाम में सीटेट में डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। और प्रत्याहार क्या क्या है वो इसमें सारे आपको लिखे हुए हैं। मैं एक बार बोलकर भी बता देता हूँ। अक अच अट अण अंग अम अल अश इक इच इण उक एड़ एच एच खय खर डम रम च चर छव जस झ झर झल झश झस बश भस मय य ण यम य यर रल वल वश शर शल हश हल। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रत्याहार हैं। और प्रत्याहार बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको सारे के 14 माहेश्वर सूत्र याद हैं, जो कि जिन्हें याद करने की ट्रिक मैंने आपको पहले बताई दी है कि उन्हें शब्दों के रूप में याद कर लीजिए, कि एक शब्द, एक पूरे सूत्र को एक शब्द बना लीजिए, जो कि हमने शब्द बनाकर ही आपको इसमें लिखा है, और उस शब्द को आप याद कर लीजिए। तो आपको सिर्फ 14 वर्ड याद करने हैं, जिससे आप पूरे के पूरे माहेश्वर सूत्रों को रट लेंगे, और उसके बाद आप कोई भी इनमें से 42 में से कोई भी प्रत्याहार बना पाएंगे। जैसे आपको अक प्रत्याहार बनने के लिए दे दिया, तो आप पहले वाला अयूण और ऋलक यानी कि 2 सूत्र ए के से शुरू होता है और कै तक आ जाता है, तो ऐसे कै तक चलेंगे और दोनों सूत्रों का अंतिम वर्ण छोड़ देंगे, तो आप क्या बना लेंगे, उसमें अक प्रत्याहार बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको सभी प्रत्याहार बना लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रत्याहार, कुछ नहीं सारे ही प्रत्याहार हमने आपके लिए बनाकर यहाँ पर रखे हैं। तो देखिए पहले आ जाता है अक। तो अभी मैंने आपको लिखवा जो पीछे लिखवाए हैं, देखिए अक ए से शुरू हो रहा है और कै तक जा रहा है। तो ए ई उ यानी कि 3 वर्ण इसके, जिसके बाद में हलंत लगा हुआ है उसे हमें छोड़ देना है। जिसमें हलंत लगा हुआ है उसका हमें क्या करना है, उसे हमें छोड़ देना है। तो ए ई ऊ है और रील री कै, तो हमें कितने चाहिए, 1 2 3 यानी कि ए ई ऊ और री ली। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाएंगे, अक प्रत्याहार में आ जाएंगे 5 वर्ण। यहाँ पर देखिए अक प्रत्याहार पहला ही लिखा हुआ है, इसमें ए ई ऊ री और ली, 5 वर्ण इसमें यहाँ पर दिए हैं। तो ऐसे ही अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में क्या क्या आ जाएगा, तो अच प्रत्याहार पर चलेंगे। अच प्रत्याहार यानी कि ए से शुरू और चौथे सूत्र के अंतिम तक। तो ए ई उ वर्ण को छोड़ देंगे, री री कै छोड़ देंगे, क्योंकि हलंत जो आखिरी इनका वर्ण है इनको हमें नहीं लेना है प्रत्याहार में, तो इनको छोड़ देंगे। तो ए ओ ए आई औ, तो ए ई उ री री 5 और 4 ये, तो इसमें कितने आएंगे, इसमें 9 हमारे वर्ण आ जाएंगे। तो देखिए अच प्रत्याहार में ए ई उ री री ए औ ए ओ आई औ, हर हमारे 9 के 9 वर्ण इसमें आ चुके हैं। तो ये 9 क्या है, ये अच प्रत्याहार ही पूरा स्वर है, यही हमारे 9 मूल स्वर भी हैं संस्कृत के। तो इसके बाद आगे अट प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, ऐसे ही करके आप सारे प्रत्याहार इसमें बना सकते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तब तक
तब तक हम कुछ और बात करते हैं। बात के अगर आपको सारे माहेश्वर सूत्र याद हैं तो आप सारे प्रत्याहार बना सकते हैं बिल्कुल बिना रटे। आपको रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम में सबसे पहले जाकर क्या करना है, एकदम से अपने रफली वर्क में अगर आपको इसका क्वेश्चन मिल जाता है प्रत्याहार का, अगर जहां तक का आपको मिल जाता है सिर्फ आपको वहीं तक के सूत्र लिख लेने हैं। इसमें नॉर्मली 2 से 3 सूत्रों का एक प्रत्याहार बनवाएगा और बस वही आपको 2-3 सूत्र लिख लेने हैं और आपको उसके बीच के वर्णों को नोट करके उसमें लगा के गोला भर देना है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इसे कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे। ऐसे ही आगे आ जाता है उक प्रत्याहार, ए ई उ यानी कि आई उण रिलक। आई उण में जो आ जाता है तो उक उ री और ली सिर्फ 3 ही वर्ण बचते हैं। ऐसी एड में यानी कि आई उण एओड यानी कि दूसरा जो सूत्र है उसमें ए और ओ दोनों ये एड प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो ऐसे ही एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, खय खर डम च चर छव जस झ झर झल, जितने भी प्रत्याहार हैं आप इन्हें सारों को इसी से बना पाएंगे। 25 हो गए चुके हैं। और आगे देखिए झस झस वश भस मय घय य यम य यर र ल। तो आप इसमें से वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इन्हें आप बाद में नोट कर पाएं, और चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें एक बार लिख लीजिए। और आपको हालांकि इन्हें लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इन्हें एक बार ढंग से पढ़ना है, सिर्फ ध्यान से समझना है और आप सारे प्रत्याहारों को बिल्कुल आसानी पूर्वक बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है माहेश्वर सूत्रों पर और उनके क्रम पर, उन्हें बिल्कुल सटीक क्रम में और सटीक वर्णों के साथ याद करना है। और प्रत्याहार बनाते हुए याद रखना है कि प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उसे प्रत्याहार में नहीं लेना है। मतलब जब प्रत्याहार बनाएगा तो उसे उसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ उनके बीच के वर्णों को। जैसे अक प्रत्याहार है तो ऐसे कै तक जाएंगे और उसके बीच के सारे वर्णों को लेंगे, लेकिन जितने बीच में सूत्र हैं उन सूत्रों का अंतिम वर्ण नहीं लेंगे और ना ही कै को लेंगे। तो 37, 38, 39, 40 रल वल वश शर शल और हल सारे प्रत्याहार यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए हल प्रत्याहार जो अंतिम प्रत्याहार है इसमें है ये वे रे ले ये मैं गण झवे झ भे घे डे दे खे फे छे ठे थे चे टे ते कै पे शे शे रे। और इसमें सारे के सारे व्यंजन आ चुके हैं। तो आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और थोड़ा नीचे कट गया है। तो इस मतलब कुल मिला के इसमें कितने 28 और ये हल में 28 और बाकी 4 अंतस्थ वगैरह सब लगा कर 33 व्यंजन इसमें हो जाते हैं। तो 9 स्वर 33 व्यंजन हमारे इसमें हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 उसमें, ये आपको याद रखने हैं। तो अच जो मैं जैसे कि मैंने बताया अच में क्या आता है, अच में सारे के सारे आते हैं स्वर। तो स्वर, तो कई बार सीधा क्वेश्चन सीटेट में ये भी पूछ लेता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है। तो अच प्रत्याहार में क्या आते हैं, आपको सीधा सीधा याद रखना है, अच प्रत्याहार में आते हैं हमारे स्वर। तो जितने स्वर हैं वो सब अच प्रत्याहार में आएंगे। देखिए ए ई उ री री, अंतिम वर्ण को नहीं लेना है, मैंने आपको बता चुका हूं कई बार। तो री री ए ओ इसको छोड़ देना है, ए आई औ। तो 3 और 2 5 और 2 7 2 9, तो 9 हमारे स्वर हैं जिनको हमें याद रखना है। तो ये क्या है, अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं। और इसे दूसरी तरह से घुमा के भी पूछ सकता है कि स्वर कौन से प्रत्याहार में आते हैं। तो स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं। ऐसे ही जितने भी व्यंजन हैं वो सारे किस में आते हैं, वो सब हल प्रत्याहार में आते हैं। आपको हल प्रत्याहार याद रखना है कि दोनों तरफ से ऐसे ही पूछ सकता है कि व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं। तो व्यंजन सारे किस में आते हैं, हल प्रत्याहार में। और हल प्रत्याहार में क्या आता है, हल प्रत्याहार में आते हैं सारे व्यंजन। तो है ये हयवरट लन इयम गन्नम झबे गड़दस जब गड़दस खप छटथा चटथ कप्य शशरे हल। तो इनका सबका अगर अंतिम वर्ण हम छोड़ दें, इनका सबका अंतिम वर्ण छोड़ दें तो बाकी के जो जितने भी बचे हुए हैं वो सब हमारे क्या होंगे, वो सब हमारे व्यंजन होंगे। तो देखिए आप माहेश्वर सूत्रों से ही हमने एक टेबल बना लिया है, आप इसका ना स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप इस टेबल को अपने नोटबुक में बना लीजिए ताकि आपको इसे देखकर याद करने में, इसे देखकर अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो इस एक ही पूरी टेबल से पूरी की पूरी वर्णमाला आपकी उंगलियों पर, आपकी जबान पर होगी। आपको कहीं और से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं से कुछ और पढ़ना है, सब कुछ आपको इसी से पता लग जाएगा। तो स्वर, मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर इसमें दिए हुए हैं ए ई उ री और री। जो ये रेड वाले हो रहे हैं ये क्या है, ये इत अनुबंध है। तो 2 इत अनुबंध और 5 इनकी संख्या है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5।
और यौगिक स्वर यानी कि ए औ ए आई ओ औ ए आई ओ औ, तो कितनी है यौगिक स्वरों की संख्या कितनी है 4, तो टोटल कितने हो जाते हैं ये 9। तो स्वरों की संख्या कितनी है टोटल 9 है, और इत अनुबंध इसमें दो और दो आ जाते हैं। अब एक आता है अघोष और घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो इस टेबल में आपको सारे लिखे हुए हैं, है ये वह रेल है। जो उसमें है, जो है वो उसमें प्लस जो अर्ध स्वर हैं हमारे ये वह रे और लय को क्या कहा जाता है अर्ध स्वर, क्योंकि स्वरों के मेल से जैसे ई और ए मिलाकर यह बन जाता है, तो दो स्वरों के मेल से इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अर्ध स्वर। तो इसमें दिखा हुआ दिया हुआ है उसमें है, यानी कि है तो इसमें उसमें है, इसमें उसमें, और जो बाकी दिए हुए हैं ये व, यहाँ पर ये व रे और ले, क्योंकि रेड वालों को नहीं देखना है, ये अनुबंध है, और ये व रे और ले जो है वो क्या है अर्ध स्वर है। अनुनासिक कौन से हैं, प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग कचट तब जो हमारा वर्ग होते हैं उनके वर्ग, उन वर्गों का अंतिम पांचवा जो होता है उसे क्या बोलते हैं अनुनासिक। स्पर्श वर्ण चतुर्थ, स्पर्श वर्ण तृतीय। तो तीसरे और चौथे स्थान के जो वर्ण होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, वो स्पर्श होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कि इसमें दिए हुए हैं घटदस, झबे घटदस, जब घटदस, और इसमें ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे घोष व्यंजन होंगे। और ऐसे ही हमारे अघोष, अघोष व्यंजन है के अतिरिक्त, यानी कि इसमें है भी लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन है के अतिरिक्त है हमारा क्या है हमारा घोष है, तो इसमें लिखा हुआ है के अतिरिक्त जो भी है वो सब क्या है हमारे अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन भी आपने देख लिए, स्पर्श वर्ण प्रथम समस्त ऊष्म, यहाँ पर देखिए कि समस्त ऊष्म वर्ण दिए हुए श और है, ये क्या है हमारे, ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऐसे ही यहाँ पर स्पर्श वर्ण द्वितीय दिए हुए हैं, यानी कि द्वितीय वर्ण जो होते हैं वो दूसरा, पहला, दूसरा और स्पर्श वर्ण द्वितीय, स्पर्श वर्ण प्रथम, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या वर्ण क्या होता है, वो होता है अघोष, और तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, वो होता है हमारा घोष। तो आप, और जो हमारे ऊष्म होते हैं वो सब अघोष होते हैं है को छोड़कर। तो इस चार्ट में हमने आपको पूरा का पूरा वर्णमाला समझा दिया है, और आपको बाकी कहीं से भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे इस टेबल में लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपको सिर्फ 2 बार पढ़ना है और आप 2 बार में ही से बिल्कुल रट सकते हैं, और चाहे आप इसका टेबल बना लीजिए, टेबल बनाने के बाद आपको बिल्कुल कंफर्म पक्का ऐसे याद हो जाएगा कि कहीं से दोबारा वर्णमाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं बनेगी, आपको सिर्फ क्या करना है ये टेबल याद करनी है। और मैं जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण फिर से पढ़ाने वाला हूं, तो बाकी का हम अपने दूसरे वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स, और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जिन्होंने जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड या बीएड और बीएलएड, बीपीएड कुछ भी किया है, कोई भी जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, उन सभी को हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो का लिंक अपने फेसबुक की स्टोरी और अपने वॉल पर जरूर डाल दीजिए कृपया करके, और प्लीज अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी हमारा वीडियोस का लिंक लगा दीजिए, और प्लीज अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी जरूर बोलिए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर भी हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आपके सब्सक्राइब और आपके प्यार की हमें जरूरत है। और हमारे नोट्स जो कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और भी अच्छे, जिससे कि हमारी वीडियो को आप और अच्छे से समझ सकें। तो वीडियो देखने के बाद उन नोट्स को जरूर पढ़िएगा, जैसे आपने आज इसी का वीडियो देखा तो आपको इसी के हमारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, और टेलीग्राम पर सर्च करना है शिवालिक एजू हीरा के नाम से ही हमारा ग्रुप है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको हमारे सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं शिव कुमार खत्री आपका स्वागत करता हूँ। आप अगेन एंड अगेन हमारे वीडियोस देखते रहिए, और हम आपको ऐसी तैयारी कराने वाले हैं कि सीटेट एग्जाम आपका पहली ही बार में क्लियर, अगर आप पहला ही आपका अटेम्प्ट है तो पहले ही बार में आप 120 तक पहुंचेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप
वही सब पढ़ेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आपको उन टॉपिक्स को थोड़ा डीप पढ़ने की जरूरत है जितना कि हम पढ़ा रहे हैं। हम सिलेबस से थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर चलेंगे, कम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। कोई हम अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। बस आप ध्यान से हमारे वीडियोस को बिना काटे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि आपको दूसरों से भी थोड़ा पुण्य मिले और आप दूसरों का भी थोड़ा फायदा करा दीजिए, आपको उनका भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। क्योंकि गुड लक और पुण्य ये दो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा इम्पैक्ट तो हम पर जरूर डालती हैं। क्योंकि लोग एक एक नंबर से रह जाते हैं, लोग 81 तक पहुंच जाते हैं ओबीसी में और 89 तक रह जाते हैं जनरल में, जिन जो क्लियर नहीं कर पाते। तो वो सब क्या होता है, वहाँ थोड़ा सा लक काम कर देता है। तो एक नंबर और 2 नंबर तक ना वो लक पहुंचा देता है। तो दूसरों को शेयर करके पुण्य लाभ कमाइए। थैंक यू सो मच।